हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 18 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट विथ लॉजिक आपको संपूर्ण टॉपिक समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका कुछ टॉपिक्स हमने अध्ययन किया था और जो शेष टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड बच गया था उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको विशेष तौर पर नाभिकीय ऊर्जा के बारे में समझाया जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पाठ का और परीक्षा में आने का संभवतः चांस इसका ज्यादा रहता है। ये हम जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई हैं और परमाणु के अंदर एक क्या होता है, नाभिक होता है। यानी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब किससे मिलकर के बनी हुई हैं, परमाणु से मिलकर के बनी हुई हैं। और संसार की प्रत्येक वस्तु में क्या है, परमाणु है। कहने का मतलब इस संसार की अगर प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर के बनी है, यानी प्रत्येक वस्तु में क्या है, परमाणु है। और जब परमाणु है तो परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है और उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। यानी कि संसार के प्रत्येक वस्तुओं में क्या देखने को मिलती है, ऊर्जा देखने को मिलती है। तो जब प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा है तो यह भी ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जो ऊर्जा कभी नहीं खत्म होती उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी गैर परंपरागत स्रोत। तो ये गैर परंपरागत स्रोत का ही एक भाग है नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए, इसको अगर हम समझें तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु के बीच में एक ठोस भाग होता है जिसको हम कहते हैं नाभिक। जिसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार क्या होती हैं, चारों ओर, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। और देखिए, किसी भी तत्व या परमाणु में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे माइनस चार्ज होता है, वह कक्षा के बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता है। अपनी वृत्ताकार कक्षाओं के बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और जो P प्लस यानी प्रोटॉन होता है वह परमाणु नाभिक के अंदर होता है। P प्लस यानी कि प्रोटॉन जो क्या होता है, परमाणु नाभिक के अंदर होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वह भी परमाणु नाभिक के अंदर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर होता है। इतनी बातें आई समझ में आपको। अब देखिए, इसमें ऊर्जा कैसे होती है। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो आपका प्लस चिन्ह होता है और माइनस चिन्ह होता है, इन प्लस को अगर आपस में साथ में लेकर के जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या माइनस को एक दूसरे के पास लेकर के जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लस और प्लस को एक जगह रख पाना असंभव है, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो प्लस और प्लस या माइनस को एक साथ रख पाना मुश्किल है। जबकि परमाणु नाभिक में ऐसा होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, किसी भी परमाणु नाभिक में एक प्रोटॉन तो रहेगा नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे। भाई, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन। जैसे अगर हम सोडियम को ले लें, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब इसके कहने का मतलब कि अगर सोडियम का नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। यानी इस छोटे से, और परमाणु नाभिक इतना छोटा होता है जिसको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा जाता है। ये चाक अगर है, इस चाक को इतना बारीक पीस दें हम कि उसका और टुकड़ा न किया जा सके, क्योंकि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। तो इस चाक को इतना बारीक पीस दें कि उसको और पीसा न जा सके, उसके और टुकड़े न हो सके, तो उसका एक टुकड़ा क्या कहलाता है, परमाणु। अब सोच लीजिए कितना छोटा होगा। और उस परमाणु के अंदर
उस परमाणु के अंदर, सोडियम परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। यानी उतने छोटे से जगह में 11 ठो, एक दो ठो नहीं, 11 प्लस को उतने छोटे से जगह में सिकोड़ करके रख देना आम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब कि परमाणु नाभिक जो होता है उसमें अत्यंत अपार ऊर्जा होती है। क्या होती है? अपार ऊर्जा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा पढ़िए। परमाणु नाभिक के अंदर संग्रहित यानी इकट्ठी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 नाभिकीय विखंडन, नंबर 2 नाभिकीय संलयन। नंबर 1 नाभिकीय विखंडन और नंबर 2 नाभिकीय संलयन। आइए बारी बारी से नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन समझते हैं। इसको मैं फिलहाल, नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि किसी एक भारी परमाणु या किसी भी परमाणु का 1 या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में बंट जाना, विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। नाभिकीय का मतलब होता है नाभिक का, नाभिकीय का मतलब होता है नाभिक का, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। यानी नाभिक का टूटना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिक का टूटना ही क्या कहलाता है? नाभिक का विखंडन। अब नाभिक टूटता कैसे है? देख, अगर हम बहुत बड़े परमाणु, देखिए यह क्रिया हमेशा बड़े परमाणु में होती है, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो अगर हम एक परमाणु ले लें यूरेनियम, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 और परमाणु भार होता है 235। अब यूरेनियम परमाणु जो है 92 और 235, इस पर हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। इस यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, यानी न्यूट्रॉनों से इस पर अटैक कराते हैं, यानी कि इसको अत्यधिक ऊर्जा दी जाती है। तो ये जो यूरेनियम परमाणु है 2 भागों में टूट जाता है। यूरेनियम परमाणु 2 भागों में टूट जाता है। कौन कौन? एक तो आपका होता है बेरियम यानी Va, इसका परमाणु भार 56 और परमाणु क्रमांक 56, परमाणु भार कितना होता है? 139, और प्लस क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु भार 36, क्रोमियम का परमाणु भार 36 और इसका परमाणु क्रमांक 36 और परमाणु भार कितना होता है? 94। तो जब हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, न्यूट्रॉनों से अटैक कराते हैं, तो यह 2 भागों में टूटता है, बेरियम और क्रोमियम। बेरियम और क्रोमियम में टूटता है, क्रोमियम में टूटता है। इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन उससे मुक्त होते हैं। 3 न्यूट्रॉन ये 2 भागों में टूटने के उपरांत 3 न्यूट्रॉन इससे मुक्त होते हैं, यानी 3 न्यूट्रॉन इससे बाहर जाते हैं। यानी कि प्लस का 3 न्यूट्रॉन इससे क्या होते हैं? बाहर जाते हैं। यहाँ पे 0 लगा लेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी जब करा रहे हैं, तो ये बेरियम और क्रोमियम 2 भागों में टूट रहा है, प्लस इसमें से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। अभी हम इसको बताएंगे कि 3 न्यूट्रॉन कैसे मुक्त हो रहे हैं, और प्लस में बहुत सारी ऊर्जा या उष्मा इससे बाहर निकलती है। अब उष्मा कहां से आती है? जैसे देखिए, इसका परमाणु भार कितना था? 235 था। अब ये जो टूटा कितना हो गया? 139 प्लस का कितना? 94। 139 प्लस कितना हो गया? 94। इनको अगर जोड़े हम तो 9 4 कितना हो गया? 13, और 9 4 13 और 9 3 12 और 1 13, और 1 हासिल था 200 कितना आ गया? 35। और जबकि इसका परमाणु भार, यूरेनियम का जो परमाणु भार था कितना था? 235। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने के पश्चात जो ये 2 भागों में टूट रहा है, इन दोनों का परमाणु भार हम अगर एक में जोड़ दें तो ये दोनों का परमाणु भार इससे क्या हो रहा है? कम आ रहा है। तो ये जो परमाणु भार घट रहा है ना, तो इसमें से 2 की कमी आ रही है, इसमें से 2 परमाणु भार की जो कमी आ रही है, वही कमी अत्यधिक बड़े ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है।
जो इसमें 2 परमाणु भार की कमी आ रही है, वही परमाणु भार में कमी उष्मा या ऊर्जा के रूप में क्या होती है, मुक्त होती है, और यह अत्यधिक उष्मा होती है। अब देखिए, अगर आपके पास यूरेनियम का परमाणु है तो उसके एक परमाणु का अगर आपने एक बार, इसको ऊपर का मैं मिटा देता हूं, जैसे अगर आपके पास यूरेनियम का परमाणु है, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, यूरेनियम का परमाणु है। इस पर अगर हम एक बार न्यूट्रॉनों की बमबारी करा करके एक बार हम इसका क्या करा दें, एक बार इसका हम विखंडन करा दें अगर, तो हमने कहा कि 3 न्यूट्रॉन इससे मुक्त होता है, यानी कि 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होता है। तो कि जब हम इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो ये 2 नाभिकों में जब टूटेगा तो आगे चलकर यह 2 नाभिकों में टूट जाएगा, एक तो बेरियम और एक क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा क्रोमियम। बेरियम और क्रोमियम में टूट जाएगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन इससे मुक्त होंगे। तो अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इसके पास में रखा जो एक बड़ा सा और यूरेनियम का परमाणु होगा, इसके पास में रखा एक और यूरेनियम का परमाणु होगा, या इसके पास में रखा यहाँ जो यूरेनियम का परमाणु होगा, या इसके पास रखा यहाँ जो यूरेनियम का परमाणु होगा। यानी कहने का मतलब कि 3 न्यूट्रॉन इससे जब मुक्त होंगे तो एक साथ फिर से यूरेनियम के 3 परमाणुओं पर अटैक करेंगे। जैसे इस पर हमने क्या कराया, 1 न्यूट्रॉन का अटैक कराया तो ये 2 भागों में टूट गया, इसी 2 भागों में टूटा, प्लस 3 न्यूट्रॉन इससे मुक्त हुए। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए हैं, आगे जो यूरेनियम का परमाणु रहेगा उस पर फिर से जाके अटैक करेंगे और इसमें से फिर से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, इसमें से फिर से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, फिर से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, और ये जब इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से एक के बाद कितना बन जाएगा, 3 3 6 3 9, और 9 के बाद कितना बन जाएगा, 9 3 27, और 27 के बाद कितना बन जाएगा, 27 × 3। यानी कि ऐसे ये क्रिया इतनी फटाक से होती है, इतने ज्यादा तीव्र होती है कि जैसे एक न्यूट्रॉन, एक यूरेनियम को हमने क्या कराया, एक यूरेनियम का अगर हमने विखंडन कराया तो ये 3 यूरेनियम का विखंडन कर देगा, और फिर ये 3 यूरेनियम कितने का, 9 का विखंडन कर देंगे, और 9 फिर मिलकर के कितने का कर देंगे, 27 का कर देंगे। यानी ऐसे करके यह क्रिया अत्यंत तीव्र होती है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। आई बात समझ में। और इस ऊष्मा का उपयोग हम क्या करते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं। एक कहानी मैं बताऊं आपको कि एक समय था जब अमेरिका और जापान का युद्ध हो रहा था, और अमेरिका ने जापान के ऊपर कौन सा बम गिराया, परमाणु बम गिराया। वह परमाणु बम जो अमेरिका द्वारा जापान पर गिराया गया, वह परमाणु बम लगभग 4 टन का था और 3.5 मीटर लंबा था। और जब एक बार जापान पर गिरा ना, जापान के हिरोशिमा नामक और कोहिमा नामक स्थान पे 2 बार गिराया गया था, और एक बार जब गिरा ना तो वहां से इतनी तेज ऊष्मा व्याप्त हुई, मतलब वो गिरते भर में इतना तेज, जब बम फटा ना तो इतना तेज ऊष्मा व्याप्त हुई कि वहां की ऊष्मा बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी कि एकदम ऐसा लगा कि सूर्य एकदम पास में जमीन पर आ गया है, और वहां के लोग जो थे उनकी चमड़ी तक जल गई, चमड़ी और मांस तक जल गया, हड्डी हो गए लोग। यानी इतना खतरनाक है, और वो भी थोड़ा बहुत रेंज में नहीं, 10 किलोमीटर के रेंज में। और जितने पेड़ थे सारे के सारे पेड़ सूख गए, यानी कुछ भी नहीं बचा। वहां पानी के लिए लोग तरस गए थे। सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। वहां पे जब परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया जापान पे, तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया कि 10 किलोमीटर के रेंज का जितना जगह था, 10 किलोमीटर के रेंज का जितना जगह था, उतने में का सारा पानी सूख गया, सारे पेड़ सूख गए, और वहां के इंसान, आदमी जितने थे, सारे आदमियों की चमड़ी और मांस जलकर केवल और केवल हड्डी बची। कितने किलोमीटर, यानी कि अगर यहाँ पे गिरा तो 10 किलोमीटर इधर, यानी इसके चारों ओर 10 किलोमीटर का रेंज क्या कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस करके बर्बाद कर दिया। अब ये समझ जाइए कि इसकी ऊर्जा में कितनी ताकत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि
अगर अपनी ऊर्जा का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति आपको सिकोड़ के रख देगी। देखिए, परमाणु नाभिक के पास परमाणु जो नाभिक होता है, परमाणु नाभिक के पास कितनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि उससे हम परमाणु बम बना सकते हैं। लेकिन प्रकृति का करिश्मा देखिए कि इस परमाणु बम की ताकत को इतने छोटे से स्थान में सिकोड़ के रख दिया है कि उस परमाणु को हम अपने नग्न आंख से देख भी नहीं सकते। लेकिन आप अगर इसी की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से कीजिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल हम जब ये फेंकते हैं, कोई पदार्थ पृथ्वी पर आता है, वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और उससे कोई हानि नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल से हमें कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज प्रकृति कितना भयंकर करती है कि यहां से लेकर के चांद्रमा तक पर भी जाने पर हमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। यानी इसका क्षेत्र देखिए कितना बड़ा है, और एक इसका क्षेत्र देखिए कि कितने छोटे से में सिकोड़ के रख दिया है। और ये घातक है, इसलिए छोटे से स्थान में सिकोड़ करके रख दिया है। इसीलिए आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग घातक नहीं, लाभदायक बनिए, जिससे प्रकृति आप लोगों का विस्तार करेगी, आप लोगों की उन्नति करेगी। लेकिन अगर आप किसी के लिए घातक बनते हैं तो परमाणु नाभिक के जैसे प्रकृति आपको सिकोड़ करके रख देगी। तो ये क्रिया रही नाभिकी विखंडन की। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि कार्बन का एक परमाणु जलाने पर जितना ऊष्मा होगी उसका 1 करोड़ गुना ज्यादा ये ऊष्मा होगी। यानी कार्बन परमाणु का एक परमाणु जलाने पर जितना ऊष्मा प्राप्त होगी, उतना यूरेनियम का विखंडन कराने पर, यूरेनियम के एक परमाणु का विखंडन कराने पर कार्बन के एक परमाणु का 1 करोड़ गुना ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ये देखिए अभिक्रिया, इसको हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। अब श्रृंखला अभिक्रिया कैसे? ये एक श्रृंखला की तरह जा रही है। जैसे यहां से 3 हुआ, 3 से क्या हुआ, 9 हुआ, 9 से क्या हुआ, 27 हुआ। इस प्रकार से यह जा रही है, 3 से 9, 9 से 27, यानी एक श्रृंखला बन जा रहा है, एक निश्चित श्रृंखला बन जा रही है कि भाई इससे 3, फिर इससे 3, फिर इससे 3, फिर इससे 3, आने वाले से 3, आने वाले से 3, आने वाले से 3, यानी एक श्रृंखला, एक डाली की भांति व्यवहार कर रही है। अब इसमें श्रृंखला में ही इसको मिटाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया, ये जो श्रृंखला 3-3 का श्रृंखला आ रहा है, आगे वाले भी परमाणु में 3-3 रहेंगे, फिर आने वाले परमाणु में 3 रहेंगे, फिर आने वाले परमाणु में 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो यानी कि यह एक श्रृंखला बन जाएगी। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? एक श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगी। श्रृंखला अभिक्रिया के भी 2 भाग हैं, एक अनिश्चित श्रृंखला, अनिश्चित श्रृंखला क्या है कि जैसे एक यूरेनियम परमाणु का हमने क्या कराया, विखंडन कराया, एक यूरेनियम परमाणु का हमने विखंडन कराया, और एक से कितना न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले, जो कि 3 यूरेनियम पर क्या किए, अटैक किए, फिर इससे 3 निकले, फिर इससे 3 निकले, और यहाँ पे ये अटैक कराए, यहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक किए, यहाँ पे, यानी कि एक अनिश्चित श्रृंखला, अनियमित श्रृंखला या अनिश्चित श्रृंखला, यानी इसकी एक बढ़ती जा रही है, इसकी शाखा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और दूसरा आपका है नियंत्रित या निश्चित श्रृंखला। और देखिए अनिश्चित श्रृंखला जो होती है, इसका एक बार हम क्या करा दिए, विखंडन करा दिए, और इसके न्यूट्रॉनों को हम कोई रोक ठोक ना करें, इस न्यूट्रॉनों को सीधे जाने दें, तो ये जो श्रृंखला बनती है वह अनिश्चित श्रृंखला बनती है। लेकिन निश्चित श्रृंखला में क्या होता है, निश्चित श्रृंखला या नियंत्रित श्रृंखला इसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि इन 2 न्यूट्रॉनों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इन 2 न्यूट्रॉनों को क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो जब इसमें से 2 न्यूट्रॉन निष्क्रिय कर दिए जाएंगे तो 1 न्यूट्रॉन बचेगा। फिर से यहाँ पे यह अभिक्रिया करेगी, इसमें से 3 निकलेंगे, जिसमें से 2 निष्क्रिय हो जाएंगे, तो 1 बचेगा। यानी कि यह एक यहाँ पे श्रृंखला देखने को मिलेगी, 1, 2, 3, एक की श्रृंखला देखने को मिलेगी। यानी कि यह एक नियमित रहेगी, नियंत्रित श्रृंखला रहेगी, और इसमें ऊर्जा
कम निकलती है। भाई यह एक नियमित श्रृंखला है, इसमें पर्याप्त मात्रा में ही केवल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक निकलेगा। लेकिन यहाँ तो देखिए एक के बाद तीन, तीन के बाद 9, फिर 9 के बाद 27, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यह अनियंत्रित श्रृंखला है और अनिश्चित श्रृंखला है, इसके ऊर्जा का कोई अंत नहीं है। यह सीधे क्या बनेगा, परमाणु बम बनेगा और ऐसा विस्फोट करेगा कि पूरी तरह से प्रलय कर देगा। तो ये रहा हमारा नाभिकीय विखंडन। अब आइए देखते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। नाभिकीय का मतलब नाभिक का जुड़ना, या दो हल्के नाभिक का जुड़ करके, दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ करके या संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि दो नाभिक हैं हमारे पास, दो नाभिक हैं क्या, एक है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के दो नाभिक, हाइड्रोजन क्या है, अत्यंत छोटा तत्व है। हाइड्रोजन के दो नाभिक मिल करके क्या बना लेते हैं, हीलियम का एक बड़ा सा नाभिक बना देते हैं, हीलियम का एक बड़ा सा नाभिक बना देते हैं हीलियम का। तो यह क्या होता है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के हल्के नाभिक मिलकर के हीलियम परमाणु के बड़े नाभिकों का निर्माण कर देते हैं। तो यह क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो दो नाभिकों का, दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयित होकर, आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसमें भी हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे प्लस H12 मिलकर के क्या बनाते हैं, हीलियम का नाभिक बनाते हैं 2 और परमाणु क्रमांक कितना 4, और प्लस में इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। प्लस में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और यह भी ऊष्मा उसी कारण से निकलती है क्योंकि यहाँ पे भी परमाणु भार में थोड़ी सी कमी देखने को, यहाँ पे पूर्ण संख्या भले देखने को लिखा गया है लेकिन इसके परमाणु भार में थोड़ी सी कमी हो रही है, जिसके कारण अत्यंत अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, इससे निष्कासित होती है। तो ये रहा आपका नाभिकीय संलयन। तो देखिए तीसरा नंबर था हमारा नाभिकीय ऊर्जा, 2 हम लोग पहले पढ़ लिए थे, और चौथा है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, सीधा से लैंग्वेज में समझते हैं शुद्ध देसी में कि देखिए क्या है कि पृथ्वी के अंदर की जो परत है, पृथ्वी किससे मिलकर के बनी है, 3 परतों से मिलकर के बनी है, शियाल, सीफे सियाल, सीफे और नीफे। तो सियाल, सीफे, सीआल का मतलब क्या है, सियाल फॉर सिलिकॉन और आल फॉर एल्यूमिनियम, और सीफे का मतलब है सिलिकॉन और एफ का मतलब है लोहा, और नी का मतलब है नियान, और फे का मतलब क्या है, लोहा। यानी कि पृथ्वी के अंदर 3 परत होती है। पहली परत जो होती है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम की होती है, दूसरी परत होती है सिलिकॉन और लोहे की होती है, तीसरी परत जो होती है नियान और लोहे की होती है। तो इसमें देखिए जो अंतिम परत होती है ना, जो यानी कि लास्ट की परत होती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर चलते जाएंगे, पृथ्वी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, गर्माहट का देखने को मिलेगा, यानी ऊष्मा देखने को मिलेगी। और पृथ्वी के एकदम तह तक जाए, यानी कि तीसरे परत के अंदर अगर चले जाएं, तो तीसरे परत में इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा ऊष्मा वहां मिलेगी कि उसमें कोई भी चीज अगर गया तो वह तुरंत ही पिघल जाएगा। तो होता क्या है, कभी कभी पृथ्वी के अंदर ही अंदर उथल पुथल के कारण कुछ चट्टाने जो हैं, कि कुछ चट्टाने क्या होती हैं, नीचे धंस जाती हैं। नीचे का कहने का मतलब कि तीसरे परत में, और वहां इतनी भयंकर आग है पृथ्वी के अंदर, निचले सतह में इतनी भयंकर आग है कि वहां पे कुछ भी गया तो वह तुरंत ही क्या होगा, पिघल जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर ही अंदर हलचल के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती हैं, उसी तीसरे परत में क्या करती हैं, गिर जाती हैं, और वही चट्टानें तुरंत ही ऊष्मा के कारण पिघल जाती हैं। और वह जब पिघलेंगी तो अंदर ही अंदर इस प्रकार का रूप धारण कर लेंगी, यानी कि वो विकृत हो जाएंगी।
जो चट्टाने हैं उनकी आकृति में चेंजेस हो जाएगा और विकृत हो जाएंगी, और जहां पर भी यह घटना घटेगी यानी कि चट्टान नीचे घुसी और वह पिघल गई, तो उसमें होगा क्या कि यहां से पृथ्वी के बाहर की ओर उष्मा निकलना शुरू होगी। पृथ्वी के बाहर की ओर उष्मा क्या होगी, निकलना शुरू होगी। भाई चट्टान जब गल जाएगी, चट्टान जब पिघल जाएगी, बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होंगी जब पिघल जाएंगी, यानी कि पहाड़ के बराबर, एक पहाड़ के बराबर अगर उसमें चट्टान गई तो तुरंत क्या होगी, पिघल जाएगी, और पिघलने के पश्चात इससे उष्मा क्या होगी, पृथ्वी के बाहरी सतह की ओर निकलेगी। अब इस उष्मा का उपयोग हम क्या करते हैं, किसी एक यंत्र के सहारे या किसी पाइप वगैरह को डालकर इस उष्मा को हम क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं और इसको इकट्ठा करके हम ऊपर की ओर निकालते हैं। और जब यह उष्मा या यह भाप क्या करता है, एक गर्माहट का मतलब वही भाप, तो यह भाप जब ऊपर की ओर निकलता है हमारे द्वारा लगाए गए पाइप के सहारे, तो उस भाप से बड़ी बड़ी टरबाइनें चलती हैं और हम विद्युत का निर्माण उससे कर पाते हैं। टरबाइनों में जनरेटर फिट होता है और जनरेटर हमें क्या दे देता है, विद्युत दे देता है। लेकिन समस्या ये है कि इतनी बड़े धरती में इस तरह का स्थान खोज पाना अत्यंत दुर्लभ है। अगर यह स्थान खोज भी लिए हम, तो इसमें से पूरी तरह से उष्मा का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो यह जो भूतापीय ऊर्जा है हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन हाँ, इस ऊर्जा से भी हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा चट्टानों को पिघलने के बाद पृथ्वी के ऊपरी सतह से ऊर्जा का निकलना ही क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। और इस भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भी हम विद्युत का निर्माण। इस चैप्टर का जो आपका लास्ट टॉपिक है वह है क्रेडा। क्रेडा क्या है, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसी स्कीम है, एक योजना है, जिस योजना का नाम क्या है, क्रेडा। क्रेडा की स्पेलिंग होते हैं CREDA, जिसका फुल फॉर्म अगर हम निकालें तो C फॉर आपका हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ स्टेट, और R का मतलब हो गया रेनुअल, और E का मतलब हो गया एनर्जी, E फॉर एनर्जी, और D फॉर डेवलपमेंट, और A फॉर है एजेंसी। स्पेलिंग थोड़ा एजेंसी का देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ स्टेट रेन्युअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। रेन्युअल का मतलब होता है अक्षय। रेन्युअल का मतलब क्या होता है, अक्षय। इसका अगर हम हिंदी में फुल फॉर्म देखें तो आपका होगा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। अगर हम इसका हिंदी में, इसको क्रेडा का अगर हिंदी में हम फुल फॉर्म करें तो यह होगा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। अक्षय का मतलब जो होता है कि जो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना होने वाली। अक्षय, क्षय का मतलब खत्म होना, अ का मतलब कभी नहीं, जो कभी खत्म ना हो वह क्या कहलाती है, अक्षय। तो छत्तीसगढ़ स्टेट रेन्युअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। डेवलपमेंट यानी विकास, एजेंसी का मतलब होता है प्राधिकरण यानी कि व्यवस्था। यानी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई, किसकी, ऊर्जा की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऊर्जा की एक ऐसी व्यवस्था की गई, ऊर्जा का इस प्रकार से विकास किया गया जो कि कभी खत्म ना होने वाला हो, जो कि क्या हो, कभी खत्म ना होने वाला हो, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडा कहते हैं। देखिए अभी हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक आपका जिला कैसा है, गोंडवाना या ऐसे करके कोई जिला है जो छत्तीसगढ़ में कितना बना था, जो छत्तीसगढ़ में 24 जनवरी 2012 में बना था। 2012 में बना था। थोड़ा सा जिला का नाम हमें अच्छे से नहीं याद आ रहा है, देख लीजिएगा क्या है।
शायद गूगल में बता दे, 24 जनवरी 2012 में एक जिला का आयोजन किया गया, जिला का निर्माण हुआ था, नया जिला बना था, जिसके अंतर्गत किसका जिक्र किया गया था? क्रेडा का जिक्र किया गया था। और कब क्रेडा का जिक्र सबसे पहले कब किया गया था? क्रेडा का जिक्र सबसे पहले मई 2012 में किया गया था, मई 2012, शायद ये 4 मई या 2 मई के आसपास रहा होगा, 4 मई या 2 मई, ये समझ लीजिए कि मई 2012 में क्रेडा यानी कि जो क्रेडा की जो व्यवस्था थी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की जो व्यवस्था थी वह मई 2012 में लागू की गई। इस व्यवस्था में देखिए मुख्य रूप से किसको बल दिया गया? तो क्रेडा में आखिर है क्या? हमने तो क्रेडा का फुल फॉर्म समझ लिया, अब आखिर क्रेडा में है क्या, क्रेडा में क्या चीज बताया गया? तो क्रेडा में बताया गया इसका उद्देश्य इसका, या इसके अंतर्गत क्या ऐसा था क्रेडा के अंतर्गत? तो क्रेडा में देखिए हमें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से गैर परंपरागत स्रोत पर निर्भर होने के लिए कहा गया। कहने का मतलब ये हुआ परंपरागत स्रोत यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत खत्म हो जाते हैं, और गैर परंपरागत स्रोत यानी कि ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर हम परंपरागत स्रोत में देखें तो कोयले द्वारा बिजली का बनाना, पेट्रोल डीजल के द्वारा गाड़ियों का चलना, मशीनों का चलना, ये सब क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन गैर परंपरागत स्रोत में देखें तो सौर ऊर्जा मुख्य रूप से क्या है? सौर ऊर्जा, क्योंकि हमारा सूर्य देवता जो हैं वो संसार के सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तो इस क्रेडा के अंतर्गत मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर बल दिया गया। किस ऊर्जा पे बल दिया गया? सौर ऊर्जा पर बल दिया गया, यानी कि गैर परंपरागत स्रोत से गैर परंपरागत स्रोत पर निर्भर होने के लिए कहा गया कि यानी कि कोयले को छोड़ो, कोयले वाली बिजली को छोड़ो और सोलर प्लांट वाली बिजली को अपनाओ। तो इसमें सरकार ने क्या किया कि बहुत बड़े बड़े हर जगह में ग्रामीण स्तरों पर सोलर पैनलों का व्यवस्था किया, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हुई। पर्सनल सोलर लाइट भी दिए गए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जिसके घरों घरों तक बिजली का मतलब बिजली पहुंच सकी, लाइट पहुंच सका। और इससे क्या हुआ कि इसके ही अंतर्गत जो सोलर पैनल बैठाए गए पूरे गांव में, हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल बैठाए गए, तो उससे क्या हुआ कि ये सूर्य की ऊर्जा से हम पृथ्वी के अंदर से जल भी निकाल सकते हैं, जल सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें कुल मिलाकर के सीधा ये समझ लीजिए कि जो क्रेडा का उद्देश्य है वो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उनसे हट करके ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना मुख्य रूप से इसका यही उद्देश्य है। इसके द्वारा सरकार ने हर एक सरकारी दफ्तरों में लाइट या विद्युत की व्यवस्था की। किसके द्वारा? सौर ऊर्जा के द्वारा। सौर ऊर्जा के ही द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकरण किया गया, स्वास्थ्य केंद्रों को विद्युतीकरण किया गया, पुलिस प्रशासनिक केंद्रों को भी विद्युतीकरण किया गया। यानी कि इसमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर ध्यान देकर उसको विकसित किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।